आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार, फोनोलॉजी पढ़ेंगे। वर्ण क्या होता है ये पढ़ेंगे, वर्णमाला क्या होता है ये पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम वर्ण देखते हैं क्या होता है। देखिए, वर्ण क्या है, सबसे मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। जैसे र हुआ, अ हुआ, ठीक है, रमा हुआ ना, रमा को कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, र अम्मा, ठीक है। ये रमा है, इसको तोड़ के कैसे लिख सकते हैं, र है, फिर मो है और अ है। ये तीन, ये छोटी इकाई जो होगी इसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे। मतलब यहाँ पर रमेश लिखा है, र अ म ए स अ, ये क्या है, वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई में तोड़ा गया है, इसी को वर्ण कहते हैं। अब देखो ये वर्ण की डिफिनीशन क्या होती है, वर्ण की डिफिनीशन क्या होती है, भाषा की उस लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते। मतलब इससे छोटी और टुकड़ा इसका नहीं किया जा सकता है, इसलिए वर्ण क्या होता है, भाषा की उस लघुत्तम इकाई को वर्ण कहते हैं जिनके और टुकड़े नहीं हो सकते। अब देखिए अगला जानते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाली मूल ध्वनियों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। जैसे एक माला को बनाने के लिए उसमें कई सारे फूल लगे होते हैं, उनको गूंथ के एक माला बनाया जाता है, उसी तरह कई सारे वर्ण मिलके वर्णमाला बनाते हैं, ठीक है। जैसे किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाली मूल ध्वनियों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। अब ये जानते हैं वर्णमाला क्या होता है। देखिए, मानक हिंदी स्वर अ आ इ ई उ री ए ओ अ, यहाँ पे ए गलत लिखा हुआ पहला वाला, तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ये वाला मात्रा, ठीक है। ये ये हमारे कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, हमारे स्वर 11 होते हैं, ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए स्वर हो गया, अनुस्वर क्या होता है, अंग, देखिए यहाँ पे बिंदी लगा है ना, इसको अनुस्वार बोलते हैं। विसर्ग अह बोलते हैं, विसर्ग अ पे अह लगा हुआ है, देखिए दो ठो लगा हुआ ना, इसलिए इसको विसर्ग बोले। अनुनासिक क्या होता है, इया, ठीक है, ऊपर देखिए चंद्र बिंदु लगा हुआ है। अब ये जानते हैं हम कि व्यंजन क्या होता है। अभी तक तो हम स्वर के बारे में जान रहे थे, व्यंजन के बारे में जानते हैं क्या होता है। देखिए व्यंजन, क ख ग घ अंग, ये क वर्ग के हैं, किस वर्ग के हैं, क वर्ग के हैं। च छ ज झ इया, ये किस के वर्ग के हैं, च वर्ग के हैं। अब यहाँ देखिए ट ठ ड ढ अड़, ये ट वर्ग के हैं। त थ द ध न, ये त वर्ग के हैं। प फ ब भ म, ये प वर्ग के हैं। इसको स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये आपके पांचों वर्ग जो होंगे ये स्पर्शी व्यंजन कहलाएंगे, ठीक है। पांचों व्यंजन स्पर्शी व्यंजन कहलाएंगे। अब आगे देखते हैं, य र ल व, ये अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। य र ल क्या का, अंतस्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। श स श ह, ये उष्म व्यंजन कहलाते हैं, उष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए छ त्र ज्ञ स्र, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन से, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इसको संयुक्त बोलते हैं। और श श श ह, ये उष्म व्यंजन, क्योंकि इसमें बोलते हैं इसमें गर्मी, मुंह से गर्मी निकलती है, इसलिए इसको उष्म व्यंजन बोलते हैं। अंतस्य व्यंजन, य र ल अंतस्य व्यंजन है, ठीक है। ज फ आ, ये गृहीत व्यंजन है। स्पर्शी व्यंजन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मुख्य किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है, इसलिए इसको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हम्म चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए वर्णमाला क्या होता है, वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं। देखिए वर्णमाला दो तरह का, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। स्वर देखते हैं, स्वर क्या है, स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चरित होने वाली वे ध्वनियाँ जिसके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलता है, मुख के बाहर निकलती है, उनको
स्वर कहते हैं। मतलब इस स्वर को बोलने में मुख से जो हवा निकलेगी उसमें कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होगा, इसलिए इसको स्वर बोलते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है, स्वरों की संख्या 11 होती है। अब देखिए स्वरों के भेद कितने होते हैं, या स्वर कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए स्वर 3 तरह के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर होता है, और एक दीर्घ स्वर हो गया, और एक प्लुप्त स्वर हो गया। प्लुप्त स्वर। अब ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, अ, ई, उ, री। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इनको एक चीज और याद रखिएगा, मूल स्वर भी इसे कहते हैं। इसको मूल स्वर भी कहते हैं। किसको? ह्रस्व स्वर को मूल स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये 7 होते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब देखिए, ठीक है। और इनको बोलने में ह्रस्व स्वर का दुगुना टाइम लगता है। प्लुप्त स्वर कहता है जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उसे प्लुत प्लुत स्वर कहते हैं। ओम। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए, ये याद रखिए, ह्रस्व स्वर में 4 आते हैं, दीर्घ स्वर में 7 आते हैं, याद रखिएगा। स्वरों की संख्या टोटल कितनी है? 11 है। कितनी है? 11 है। इन्हीं दोनों को मिला के कितने 11 होता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण जो बिना स्वर के लिखे तो जा सकते हैं परंतु बोले नहीं जा सकते, उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किसको कहते हैं? मतलब इनको बिना स्वर के तो लिख सकते हैं, जैसे ठीक है क, लेकिन पढ़ते क्या है? क, लास्ट में अ आ रहा है ना, इसलिए इनको पढ़ने में मतलब स्वर की जरूरत पड़ती है। लिखने में जरूरी नहीं है पढ़े, लेकिन बोलने में जरूरत पड़ती है। आगे देखते हैं। अब ये डिफिनीशन देखिए, ये देखिए डिफिनीशन है ये। स्वरों की सहायता से उच्चरित उन ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं जिन्हें बोलते समय मुख के भीतर की हवा रुकावट के साथ बाहर निकलती है। अब देखते हैं व्यंजनों के भेद। क्या देखते हैं? व्यंजनों के भेद। देखिए व्यंजन उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों के भेद, मतलब जिस प्रकार हम उच्चारण करते हैं उनके स्थान कहाँ कहाँ से है उसके आधार पर इनको बांटा गया है। देखिए व्यंजनों को उच्चारण मुख के विभिन्न अवयव करते हैं, कंठ, तालु आदि के आधार पर किया जाता है। तो पहला देखिए यहाँ पे स्पर्शी व्यंजन दिया है, दूसरा है अंतस्य व्यंजन, बताया था ना अंतस्य व्यंजन, तीसरा उष्म व्यंजन होता है। अब देखते हैं स्पर्शी व्यंजन क्या होता है। और स्पर्श का अर्थ होता है छूना, मतलब ये मुख के किसी न किसी भाग को ये छू के ही स्पर्शी व्यंजन निकलता है। ये बोले थे, मैंने बताया था। अब इसको ध्यान से देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्ग में देख लीजिए कौन कौन से है। देखिए क वर्ग का है, च वर्ग का है, ट वर्ग का है, त वर्ग का है और प वर्ग का है। पहले कंठ। देखिए पहला क वर्ग कंठ, कंठ हो गया उच्चारण वर्ग का नाम। च वर्ग को तालु भी बोलते हैं, तालु से निकलती है। ट वर्ग को मूर्धा, मूर्धन्य बोलते हैं। त वर्ग को दंत, दंत्य बोलते हैं। प वर्ग को ओष्ठ, ओष्ठ्य बोलते हैं। अब देखिए सबसे पहले कंठ आता है, कंठ नीचे आता है ना, कंठ के बाद हमारा तालु आता है। तालु मतलब ऊपर वाला छत, मुख के अंदर के ऊपर वाला, और मूर्धा उसके बाद आता है। तो पहले कंठ आया, फिर तालु आया, फिर मूर्धा, उसके बाद दांत में लगाते हुए कोई शब्द बोलते हैं तो उसको दंत बोलते हैं, दंत। ठीक है, जैसे त और ओठ, सबसे बाहर वाला पार्ट ओठ। तो जिस तरह शुरू होता है, पहले कंठ शुरू हुआ, फिर तालु शुरू हुआ, फिर मूर्धा शुरू हुआ, दंत शुरू हुआ, ओठ शुरू हुआ, इसी अकॉर्डिंग इनका क्रम क्रम है। इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए दूसरा, सॉरी, अब आगे हम लोग अंतस्य व्यंजन क्या होता है। अंतस्य व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय श्वास का अवरोध बहुत ही कम होता है। ठीक है, श्वास का जो अवरोध होगा बहुत ही कम होगा, और तथा वायु मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। मतलब जो वायु है मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, उन्हें अंतस्य व्यंजन कहते हैं। ठीक है।
इसको याद रखिएगा। 3 बताया था ना, 4 कौन कौन से 4 होते हैं, अंतस्य व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, य और ल व, ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसमें व्यंजन क्या होता है, व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा के तेज गति से मुख से रगड़ खाने के कारण गर्मी सी पैदा होती है। बोले थे ना उष्मा उत्पन्न होती है, गर्मी सी पैदा होती है, उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। ये कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं। श श श ह, ठीक है, संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, मतलब जोड़ा, मतलब शब्द एक ही रहेगा लेकिन उनको दो से मिलकर बना रहा है। जैसे क अश, ठीक है, छ है, उसी तरह ज य, ज्ञ है, तो अर, त्र है, श अर श्र है। अब देखिए छ से क्या बना, रक्षा क्षमा कच्छा बना है, ठीक है, ज्ञ से आज्ञा ज्ञान विज्ञान बना है, र से त्र से मात्रा पत्र त्रिभुज बना है, स से श्रम श्रुतिलेख और श्रवण बना है। संयुक्त व्यंजन क्या है, एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो व्यंजनों के मेल से इनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, जैसे दिखाया गया यहाँ पे। आगे चलते हैं। अब देखिए अयोगवाह क्या होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों के अतिरिक्त वर्णों का एक अन्य भेद भी है जिन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, अनुस्वार, दूसरा अनुनासिक, तीसरा विसर्ग, ठीक है, बताए थे वहाँ। अनुस्वार क्या होता है, अनुस्वार जिन स्वरों का उच्चारण नाक से किया जाता है, अनुस्वार में नाक से किया जाता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे गंगा, अंडा, चंचल आदि। अनुनासिक, अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाता है, जैसे चाँद, पाँच, गांव आदि, पाँच, गांव, चाँद आदि। विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण अह के समान होता है, जैसे प्रातः, अतः, पूर्णतः। तो अनुनासिक में और अनुस्वार और विसर्ग में जान लीजिए। विसर्ग में अह आता है, अनुस्वार में नाक से ध्वनि निकलती है, और अनुनासिक में नाक और मुख दोनों का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे देखें, आगत स्वर या ध्वनि स्वर बोलते हैं। आगत मतलब आ, ठीक है। आजकल अंग्रेजी के अधिकांश हिंदी में समाहित हो गए हैं, मतलब शब्द जो हैं समाहित हो गए हैं। इनके शुद्ध उच्चारण और लेखन के लिए अंग्रेजी का आ ध्वनि को आगत स्वर के रूप में लिया जाता है। आगत का अर्थ होता है आया हुआ, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, कॉफी आदि। इसी प्रकार ज फ ध्वनियों को भी फारसी अरबी भाषाओं में लिया गया है, जैसे मजहब, जरूर, फूल आदि। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ क्या है, अब देखते हैं। द्वित्व व्यंजन बहुत ज्यादा पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक ही प्रकार के दो व्यंजनों का मेल होता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क और क है ना, क देखिए हलंत लग गया तो मतलब ये सोचिए वो आधा ही क है। च पे हलंत लगा है तो आधा ही मतलब च है, और दूसरा वाला पूरा च है। इसी तरह देखिए दो बना है ना, प क का पक्का, बच्चा बच्चा, स ज जा सज्जा, प ल ला पल्ला, प त ता पत्ता। तो इस तरह का जहां भी रहेगा, जैसे दिल्ली हो गया, दे अधलो है, अल्ली है, तो दिल्ली, दिल्ली भी द्वित्व व्यंजन है। तो द्वित्व व्यंजन में क्या होंगे, दो व्यंजनों का मेल होगा, उसे द्वित्व व्यंजन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल जो है ये देख लीजिएगा, ठीक है, इस दिल्ली हो गया, ठीक है। अब उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद देख लिए। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के दो भेद होते हैं, एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है, ठीक है। अल्प प्राण सॉरी, अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम होती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। हवा की मात्रा अगर कम हुई तो उसको अल्प प्राण कहते हैं, मतलब अल्प वायु मतलब अल्प प्राण, ठीक है। हवा की मतलब मात्रा कम, यानी वायु कम, तो अल्प प्राण हो जाएगा, कम प्राण होगा उसमें। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड, जैसे ऐसे रो में है ना, क ख को छोड़ दीजिए, ग वाली लाइन और घ अंग वाली लाइन, तो ये क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों क्या होंगे, मतलब देखिए पहला वर्ग, तीसरा वर्ग,
पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। ठीक है, इसके अलावा य र ल व अल्पप्राण में आएंगे। मतलब पहला वर्ग, तीसरा वर्ग, पांचवा वर्ग अब प्लस य र ल अल्पप्राण में आएंगे। ठीक है, महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा बहुत वेग से बाहर निकलती है, बहुत अधिक वेग से बाहर निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और श श श ह महाप्राण कहलाते हैं। वर्ग का तात्पर्य उन 5 व्यंजनों के समूह से जिनका उच्चारण स्थान समान हो। ठीक है, जैसे बोला क ख ग घ अंग, ये कंठ से बोलते हैं। इस तरह का क्या हो जाएगा, इसमें पहला फर्स्ट वर्ग क पहले वर्ग का हो गया, ख दूसरे वर्ग का हो गया, ग तीसरे वर्ग का हो गया और घ चौथे वर्ग का हो जाएगा, अंग पांचवें वर्ग का हो गया। इस तरह 5 पर शब्द लेना है। अब प्लस य र ल व हो जाएगा और ये श श श ह हो जाएगा। तो देखिए महाप्राण में अधिक वायु का प्रयोग होगा, इसलिए हम महाप्राण कहेंगे। ठीक है, इसमें दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग प्लस श स स ह का जो ये ह, ये सारे किस में आएंगे, महाप्राण में आएंगे। वर्ण विच्छेद, विच्छेद क्या होता है, वर्ण विच्छेद से तात्पर्य है कि किसी भी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना। जैसे भारत को कैसे लिख सकते हैं, भ प्लस आ प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस अ। तो देखिए यहाँ लिखा गया है भारत। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ण विच्छेद, मतलब वर्णों को तोड़ कर लिखा, विच्छेद करके लिखा गया है, इसलिए इसको वर्ण विच्छेद बोलते हैं। तो इसको ध्यान से याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए विच्छेद का अर्थ होता है अलग अलग। ऐसा करते समय व्यंजनों को स्वर से अलग करके लिखा जाता है, मतलब अलग अलग तोड़ के लिखते हैं, तो वही चीज हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा गया हुआ, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए र के संयुक्त रूप, मतलब र को किस तरह लिखा जा सकता है। संयुक्त रूप र का, र की स्थिति सभी व्यंजनों से अलग है। ध्यान दीजिए, यदि र स्वर सहित हो, मतलब स्वर सहित हो, ठीक है, तो मतलब इसमें स्वर की मात्रा लगी जाएगी। ठीक है, स्वर सहित हो तो इसे साधारण र के ही रूप में लिखा जाता है। जैसे रेखा, रजनी, रात, रमा हो गया। तो यहाँ सिंपल लिखा गया है ना, ये स्वर रहित सहित है, ये स्वर सहित है। ठीक है, साधारण रूप में ही लिखते हैं। अब देखिए स्वर रहित, अगर स्वर रहित होगा तो उसको रेफ बोलते हैं। देखिए आधा र है, र है, आधा र है और आगे प्लस प है, तो इसको अर्पण, वर्ष, धर्म, गर्व। तो देखिए यदि वर्ण र स्वर रहित है और व्यंजन के पहले आए, देखिए व्यंजन के पहले आया है ना, व्यंजन के पहले आए, ये व्यंजन है पहले आए, तो वह उस व्यंजन के ऊपर लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है धर्म, अर्पण भी लिखा गया है। अब अगला देखते हैं। और स्वर रहित होगा तो उसको र को क्या बोलेंगे, रेफ कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, यदि र से पहले कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो तो र उसके नीचे लगाया जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, र से पहले कोई भी स्वर रहित व्यंजन, देखिए प्रश्न है मतलब स्वर रहित है। ठीक है, स्वर रहित होना चाहिए, र उसके नीचे लगाया जाए। जैसे प अर है तो प्रश्न हो जाएगा, क र है क्रम हो जाएगा, व र है व्रत हो जाएगा, त र है पत्र हो जाएगा। ट और ड के नीचे र इस प्रकार लिखा जाता है। देखिए नीचे सिंबल लगा है, ऐसे लिखा जाता है। तो देखिए ट्रक राष्ट्र है, ड्रामा हो गया, ड्रम हो गया। तो देखिए ट्र अर, ठीक है, ट्रक हो गया, राष्ट्र हो गया, ड अर, ड्रामा और ड्रम हो गया। अब देखिए श शब्द रहित हो और उसके बाद र हो, देखिए श है र है, श अर है, श अर है, स अर है। तो पहला र है श्रम हो गया, परिश्रम हो गया, आश्रम हो गया और श्रेष्ठ हो गया। इस प्रकार हमको 5 तरह का र अलग अलग प्रयोग करके दिखाया गया। पहला र सहित हो गया, दूसरा र रहित हो जाएगा, रेफ कहते हैं। तीसरा मतलब अगर किसी स्वर रहित व्यंजन हो तो र के नीचे लगाया जाता है। र से पहले यदि कोई भी, पहले अगर स्वर रहित व्यंजन होगा तो उस नीचे लगाया जाएगा। अगर ड ड के ऊपर
के नीचे र लगाना है तो ऐसे ड्रम ट्रम और राष्ट्र और ट्रक के नीचे लगाएंगे। अगर स्वर सहित हो और उसके बाद र हो तो उसको इस तरह लिखेंगे, आश्रम श्रेष्ठ। इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्ति की तरफ है। कुछ डिफिनीशन देखते हैं, ठीक है, कुछ डिफिनीशन देख लेते हैं तब इसको समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण भेद दो होते हैं, वर्ण के भेद दो होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। आगत देखिए आगत ध्वनि है जो अंग्रेजी भाषा के प्रभाव से आई है और रहित व्यंजन के नीचे एक तिरछी रेखा खींची दी जाती है जिसे हलंत चिन्ह कहते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे नीचे लगाते हैं, इसको हलंत चिन्ह कहते हैं, ठीक है। स्वर रहित र को रेफ कहते हैं। इस प्रकार हमारा ये आज का वीडियो समाप्त होता है। इस पर लाइक और सब्सक्रिप्शन के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो लाऊंगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।